स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, चाइना के अंदर जो हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है उसकी वजह से ग्लोबल पैनिक देखने को मिल रहा है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। हाउसिंग की मैं जब बात कर रहा हूं तो बेसिकली जो पूरा रियल इस्टेट सेक्टर होता है उसको लेकर काफ़ी बड़ी चिंता हो गई है चाइना के अंदर। ये आप देख पाओगे, व्हाई शुड चाइनाज हाउसिंग क्राइसिस स्केयर द वर्ल्ड। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वर्ल्ड बैंक का क्या कहना है और ये ग्लोबली कैसे इंपैक्ट करेगा वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा आज शाम 6 बजे से दोस्तों जो बैच है यूपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी होती है वो हमारे द्वारा स्टार्ट कराई जा रही है और इसके अंदर कई फीचर्स हैं, जैसे कि लाइव क्लासेस 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग मॉड्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा मेंस एग्जाम के लिए और आपको एक मेंटर दिया जाएगा पूरे जर्नी के दौरान जो कि आपके साथ रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से बातचीत कर सकते हैं। इसके अलावा ये सारी चीजें दोस्तों सिर्फ 19,000 में, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है अफोर्डेबल एजुकेशन का वो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द आप अपनी जो सीट है उसके अंदर बुक करिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के ऊपर जो स्पेसिफिक फोकस है वो हमें देना होता है, तो लिमिटेड सीट्स होती हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं तो यहां पर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का ऑप्शनल भी ओपन हो गया है। इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हैं, यूज द सेम कोड अंकित लाइव, ताकि आपकी तैयारी मजबूत हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, चाइना के अंदर जो होम बायर्स हैं उनके अंदर पेशेंस खत्म होता जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से रियल इस्टेट क्राइसिस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, इसकी वजह से जिन्होंने भी अपने फ्लैट्स को बुक किया था, जैसे दिल्ली में, मुंबई में, भारत में भी आप देखते होंगे लोग फ्लैट को बुक करते हैं, खरीदते हैं, जब बिल्डिंग बन रही है उसके पहले ही यहां पर खरीद लेते हैं। लेकिन आपको धीरे धीरे क्या है, हर महीने आपको कुछ ना कुछ पेमेंट करना होता है, राइट। जो EMI है बैंक को वो देना होता है। लेकिन अब कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे जो बायर्स हैं होम जिन्होंने बुक किया था वो यहां पर अपना पेमेंट करने से इनकार कर दिए हैं, वो इसको बॉयकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कई रीज़न हैं, जैसे कि एक रीज़न तो ये है कि जिस प्राइस पर उन्होंने खरीदा था उस प्राइस का अगर आप ये करंट में देखें तो काफ़ी नीचे आ गया। मान लीजिए आपने एक घर को बाई किया, पहले प्री बुक कर लिया जिसकी वैल्यू करीब 1 करोड़ थी, लेकिन 2 साल के बाद जब वो अभी बिल्डिंग तैयार ही हो रहा है उसके पहले इसका प्राइस जो है वो 50 लाख पे आ गया। तो आपके अंदर डर हो गया कि मैंने तो 1 करोड़ पर बुक किया था, अभी भी मैं पेमेंट कर ही रहा हूं और इसका प्राइस एकदम डाउन चला गया है, क्राइसिस आ चुका है। तो कई लोगों ने बॉयकॉट कर दिया, वो पेमेंट ही नहीं कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि 80 शहरों में, जी हाँ, चाइना के लगभग 80 शहरों में 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर थ्रेटन किया गया है कि वो अपना पेमेंट नहीं करेंगे। टोटल अगर आप मॉर्टगेज देखोगे, जो वैल्यू देखोगे जो कि रुका हुआ है डेवलपमेंट में, वो है करीब 2 ट्रिलियन युआन, मतलब कि अगर आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करो 296 बिलियन डॉलर के आसपास। होम सेल्स लगभग 60% गिर चुकी है एक साल पहले अगर हम कंपेयर करो तो। इनफैक्ट यहां पर आपको कई सारे चार्ट्स वगैरह दिख जाएंगे या आप देख पाओगे जो सेल्स हैं रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के, ये अचानक से डाउन हुआ है। ये आप देखिए 2020 में जो सेल हो रहा था इसमें अचानक से डाउन हुआ है। यही होता है जब भी कभी बूम देखने को मिलता है, ऐसा लगता है कि कहीं अचानक से आपको ग्रोथ हुई है तो वहां पर उसी स्पीड से आपको डाउनफॉल भी देखने को मिलेगा और ये आपको जो सेल्स है वो नीचे हो गई है। एनालिस्ट का कहना है कि जीरो कोविड स्ट्रैटेजी जब अपनाई गई थी उसके पहले भी अगर आप देखो तो 25% यहां पर ड्रॉप देखने को मिला था। और अल्टीमेटली अब क्या है कि परेशानी किसके हो रही है, जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, जो बिल्डिंगें बना रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं बचा है कि जो सेमी फिनिश्ड बिल्डिंग्स हैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बैंकों के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। अब इसकी वजह से इनफैक्ट एक यूनिक सिचुएशन ये देखने को मिला है कि जो डेवलपर्स हैं, जो रियल इस्टेट डेवलपर्स हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उन्होंने बहुत ही कम दाम पर, मतलब डिस्काउंटेड प्राइस पर फ्लैट्स को बेचना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नहीं ले रहा है। इनफैक्ट वो लोग तो फार्मर्स को फ्लैट बेचने के लिए तैयार हो गए हैं इन रिटर्न ऑफ व्हीट, गार्लिक, वाटरमेलन। जी हाँ, वो फार्मर्स को ये कह रहे हैं काम करो, हमें वाटरमेलन दे दो आप और हम आपको ये फ्लैट दे देंगे। इस तरह का सिचुएशन चाइना में आपको देखने को मिलेगा। तो एक ओवरव्यू आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो रियल इस्टेट है, हाउसिंग सेक्टर है, वो चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा पिछले साल एवरग्रांड के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी, वो क्राइसिस में चला गया था, तो वो तो शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद से आप देखिए ये जो पूरा क्राइसिस है और ज़्यादा बड़ा होता गया है। जो लेंडर्स हैं, जो मिडिल क्लास हैं,
उन्होंने अपना काफी सारा जो पैसा है, वेल्थ है, वो प्रॉपर्टी मार्केट में लगा रखा था। लेकिन अब क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश हो गया है, इसकी वजह से यहां पर उनका जो वेल्थ है, जो उन्होंने सेविंग्स करके रखी थी, वो भी यहां पर डाउन चला गया है। लगभग 70% ऑफ कंट्रीज हाउस होल्ड वेल्थ इज स्टोर्ड इन प्रॉपर्टी। सोच के देखिए, चाइना में यह हालात हैं कि लोग अपना 70% पैसा जो है वो प्रॉपर्टी में निवेश कर देते हैं ताकि वो सेव करके रखें और फ्यूचर में काम आए। लेकिन अब वही अगर डूब जाएगा तो क्या हालत होगी। बैंकों के अंदर 30 to 40% जो लोन है वो आपका बैड लोन होता जा रहा है, और जो सेल्स है वो आपका लगातार गिर गया है। लोकल गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो गया। यही होता है ना कि मान लो अगर आप बिल्डिंगें बनती हैं तो लोकल गवर्नमेंट को भी तो फायदा होता है, वो यहाँ पर स्टैंप ड्यूटी लगाती है और उससे यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट करती है। लेकिन सेल्स ही नहीं होगा तो रेवेन्यू कहाँ से कलेक्ट होगा। इनफैक्ट यहाँ पर एक एस्टिमेट आया था 2020 में, बताया जाता है कि चाइना का 29% ऑफ जीडीपी रियल इस्टेट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि आप कह सकते हो $14 ट्रिलियन की जो जीडीपी है चाइना की, उसमें से $4 ट्रिलियन ये आपका रियल इस्टेट सेक्टर पर डिपेंडेंट है। तो इसी से आपको अंदाजा लगेगा कि अगर रियल इस्टेट डूबेगा तो वो पूरे चाइना को लेकर डूब सकता है। अभी रिसेंटली खबर आई थी कि चाइना का 3rd बिगेस्ट डेवलपर, उसकी रेटिंग को भी काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड कर दिया है क्योंकि वो अपना डेट रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। एवरग्रांड भी तो यही कर रहा था, उसने जो पैसा लिया था उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा था। और सिर्फ ये एवरग्रांड की बात नहीं है, बाकी जितने डेवलपर्स हैं उनके अंदर भी यही सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन की जो हम बात कर रहे हैं वो कितना ज़्यादा खतरनाक है वो आप वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट से लगा सकते हो। वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली अपने आंकड़े में ये कहा है कि जो जीडीपी ग्रोथ है चाइना में वो 4.3% ही रहेगी सिर्फ 2022 में। इन्होंने पहले जो आंकड़ा लगाया था उससे लगभग 0.8%, 1% जो है और कम कर दिया है। एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पर 3 मेन कारण है उसका। सबसे पहला कारण है कि जिस प्रकार से क्रैकडाउन किया है खुद चाइना की सरकार ने, आपने देखा होगा जैक मा की क्या हालत की है चाइना की सरकार ने। इसी तरह से फिनटेक कंपनीज हो गई, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, जो लोग सेलिब्रिटी कल्चर को अपनाते हैं, इस तरह के लोगों पर बहुत बड़ा प्रहार किया है चाइना की खुद की सरकार ने। क्योंकि चाइना की सरकार कभी नहीं चाहेगी कि उसके देश के अंदर कोई एक ऐसा इंडिविजुअल सामने निकल कर आए जो कि उनसे भी बड़ा दिखे। जैक मा के साथ वही हो रहा था। तो एक तो इनके ऊपर क्रैकडाउन करना पहला कारण। दूसरा कारण यहां पर जिस प्रकार की रिजिड जीरो कोविड स्ट्रैटेजी अपनाई गई है, मतलब कि कहीं पर भी अगर छोटा सा भी कहीं केस आ जा रहा है कोविड का तो उस पूरे एरिया को सील कर दिया जा रहा है। शंघाई को सील कर दिया गया, पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फाइनेंशियल कैपिटल को जो अगर आप पूरी तरह से बंद कर दोगे, सील कर दोगे, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी। और जो तीसरा कारण जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं वो है आपका रियल इस्टेट सेक्टर। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स हैं आप कह सकते हो जिसकी वजह से चाइना के अंदर सिचुएशन काफी खराब हो गया है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर यह कहा है कि भले ही चाइना की सरकार कितनी भी कोशिश कर ले, यहाँ पर कई सारे जो पॉलिसीज हैं उसको लाने की कोशिश करें ताकि इस प्रॉब्लम से निकला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ये एनफ नहीं होगा। एंड मे भी जो पॉलिसीज अपना रही है सरकार वो शायद रॉन्ग ट्रैक पर है। देयर इज अ डेंजर दैट चाइना रिमेन्स टाइड टू द ओल्ड प्लेबुक। चाइना जो हमेशा पुरानी जो थियरीज हैं उसी को अपनाता है, जैसे कि डेट देते रहो, पैसा भरते रहो, देते रहो कंपनीज को पैसा काफ़ी सारा, और अल्टीमेटली क्या होगा, उनके ऊपर कर्ज इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो उसको चुका नहीं पाते हैं और अल्टीमेटली ये फेल होना था किसी ना किसी दिन। अब लेकिन क्वेश्चन आता है कि चलो ये कुछ सब कुछ चाइना में हो रहा है, अगर ये सीमित चाइना तक रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि चाइना इतना बड़ा जीडीपी ग्लोबली इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है कि उसके अंदर कोई भी क्राइसिस आएगा तो पूरे विश्व के अंदर आपको उसका असर देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से विश्व के कई देशों में अलार्म बेल्स अब आपको सुनने को मिलेंगे, और वो ये है कि अभी भी चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है। अब होगा क्या कि चाइना के अंदर क्राइसिस आएगा तो एक्सपोर्ट के ऊपर इंपैक्ट होगा। जो चाइना एक्सपोर्ट करता था गुड्स को वो उतना तेजी से नहीं कर पाएगा, जो वैल्यू है गुड्स के वो बढ़ जाएंगे। तो हम जो भी कुछ इंपोर्ट कराते हैं विश्व के अंदर, जो भी सामान चाइना से आता है उसमें कमी आएगी और उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली ये इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देगा, जो कि ऑलरेडी इस समय काफ़ी ज़्यादा है। आप इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करिए, सेमीकंडक्टर की बात करिए, जो कि ग्लोबल लीडर है चाइना इन सारे सेक्टर्स के अंदर, और इसको लेकर ऑलरेडी आपने देखा कोविड के दौरान काफ़ी ज़्यादा कमी हो गया था, जिसकी वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक, हर जगह यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। लेकिन ये जो क्राइसिस आया इसकी वजह से और ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है उसको पुश कर देगा। फिर दूसरा यहाँ पर जो एक मेन चीज़ है चाइना के अंदर क्राइसिस आने का, वो ये है कि डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता है कि चाइना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करता है और कई देश, डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्री, वो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। और चाइना ने, आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लाया था BRI, जिसके तहत बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट तो कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि स्टार्ट करने के बाद वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो गया है। बताया जाता है कि 139 कंट्रीज में $1 ट्रिलियन
ऑलरेडी यहाँ पर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए हैं चाइना के द्वारा। तो अगर चाइना में क्राइसिस है, चाइना की सरकार पैसे और नहीं दे पाएगी, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो जाएंगे, जो कि अगेन इन देशों के लिए शायद सही बात नहीं है। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और अगेन ये आप चार्ट देख पाओगे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कितने तेजी से यहाँ पर गिरा है पिछले एक साल के अंदर। जो न्यूली स्टार्टेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी नीचे गए, मतलब कि खरीदने की बात तो छोड़िए, लोग यहाँ पर जिनके पास पड़े हुए हैं, जो प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं पहले के, उनको ऊपर भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ये इस समय सिचुएशन है, देखा जाएगा आगे क्या होता है। बट आई होप कि अभी जो करंट सिचुएशन था, जिसको लेकर लेटेस्ट खबर आ रहा था कि विश्व के अंदर एक सिचुएशन प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है चाइना की वजह से, वो आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्या आप बता सकते हो कि जो IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कई आते हैं, आपने देखा होगा, दे आर डन बाय द कंपनीज विच आर, मतलब ज़्यादातर IPOs किस तरह की कंपनीज के द्वारा लाए जाते हैं, ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी अब आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आज शाम से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जो बैच स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर आप जल्द से जल्द एनरोल करा सको। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।